खुद ही को कर बुलंद इतना, खुद ही को कर बुलंद इतना कि खुदा तुझसे पूछे बंदे तेरी रजा क्या है। जी हाँ दोस्तों, अगर आप किसी टारगेट को अचीव करना चाह रहे हैं, आपके जो डिटर्मिनेशंस हैं, आपका जो पाथ है, चलने का ट्रैक है, अपने आप को इतने कॉन्फिडेंस के साथ में उस पर बना के रखिए कि जीवन में या फिर रास्ते में कोई भी प्रॉब्लम्स आए, कितनी भी आपको लालच आए या फिर कितने भी ऑब्स्टिकल्स आए, कोई भी ऑब्स्टिकल्स आपको अपने पथ से डिगा ना सके। ठीक है, तो चलिए इसी के साथ में मैं राकेश कुमार शर्मा केडीसी प्लेटफॉर्म एजुकेशन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं। आज का जो टॉपिक है डिफेंस का, एयरफोर्स, नेवी एंड एयर। डिफेंस का जो आज का टॉपिक है वो हमारा टॉपिक रहेगा वेव एंड साउंड। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और काफ़ी बेसिक सा टॉपिक भी है। मोस्टली टीचर्स क्या करते हैं, इस टॉपिक को कराते नहीं, अगर कराते हैं तो लंबे लंबे डेरिवेशंस करा देते हैं, लेकिन एक फिक्स आइडिया अपने को नहीं दे पाते हैं कि एयरफोर्स, नेवी और एनडी के अंदर क्वेश्चन इसके अंदर से किस टाइप के बनेंगे। ठीक है, तो देखिए मैं आपको इसके अंदर सारे डेरिवेशन नहीं कराऊंगा, हाँ डिस्कस में सारी चीज़ें करूँगा। डिस्कस सारी चीज़ें क्यों करूँगा, क्योंकि पहले तो आपको पता होना चाहिए वेव एंड साउंड का बेसिक कंसेप्ट क्या है। मेरे को इक्वेशन से कोई मतलब नहीं है, लंबे लंबे डेरिवेशन से कोई मतलब नहीं है, मेरे को सिर्फ ये पता होना चाहिए, आपको सिर्फ ये पता होना चाहिए कि इसके अंदर ये कंसेप्टर क्वेश्चन यहाँ से पुट आउट होता है। ठीक है, डेरिवेशन कभी एग्जाम में आते नहीं है, ठीक है, वो बोर्ड के एग्जाम में कभी आते थे, हम लोगों ने पढ़े भी थे, आप सब ने पढ़े होंगे, और भी अगर किसी एग्जाम में रिटन में आएंगे तो उस टाइम पर पढ़ेंगे। लेकिन अभी अपने पास फोकस क्या होना चाहिए, अपना टारगेट सिर्फ ये होना चाहिए, अपने को ऑब्जेक्टिव मल्टीपल चॉइस टाइप क्वेश्चन आएगा, क्वेश्चन तुरंत हमारे दिमाग में हिट करना चाहिए, कंसेप्ट लॉजिक तुम्हारे दिमाग में तुरंत हिट करना चाहिए, और आपको पिक आउट कैसे करना है, पिकअप कैसे करना है आंसर को उधर से, ये सिर्फ हमारा फोकस है इस टॉपिक में। ठीक है, तो मैं सबसे पहले वेव एंड साउंड के बारे में बेसिक इंट्रोडक्शन बताऊंगा कि बेसिक्स क्या होते हैं, वेव एंड साउंड होता क्या है, वेव्स कितनी टाइप की होती हैं। जैसे मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है, देखो वेव्स है, वेव ट्रांसवर्स वेव, लॉन्गिट्यूडनल वेव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, 3 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। और आपके एग्जाम में क्वेश्चन भी आता है, कैसा क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन आता है आपको 3 वेव दे देगा। जैसे अभी एयरफोर्स में पिछली बार आया हुआ है, साउंड किस टाइप की वेव होती है, साउंड ट्रांसवर्स होती है, लॉन्गिट्यूडनल होती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, या फिर ऑल ऑफ दीज टाइप से आया हुआ है। तो हमने आंसर क्या दिया था, साउंड कैसी होती है, लॉन्गिट्यूडनल वेव होती है। तो जो अलग अलग वेव होती है, लाइट किस टाइप की वेव होती है, हम कहते हैं जी लाइट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है। कैसी होती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। हमने पानी के अंदर कोई कंकर ऐसे करके मार दिया तो जो वेव ऐसे करके चलती है हम कहते हैं जी ट्रांसवर्स वेव नेचर की वेव होती है। ठीक है, तो ये जो वेव होती है इनको कैटेगराइज कैसे करेंगे हम लोग, डिफरेंशिएट कैसे करेंगे, कौन सी वेव किस टाइप की है। ठीक है, इसको देखेंगे। उसके बाद मैकेनिकल और नॉन मैकेनिकल वेव होती हैं। अगर हम मास के अकॉर्डिंग वेव को डिवाइड करते हैं, किसके अकॉर्डिंग वेव को डिवाइड करते हैं, मास के अकॉर्डिंग वेव को डिवाइड करते हैं, या फिर मीडियम, जिस मीडियम में वेव मूव कर रही है उस मीडियम के हिसाब से वेव को डिवाइड करते हैं। तो वेव को 2 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, एक तो मैकेनिकल वेव, एक कौन सी हो गई, नॉन मैकेनिकल वेव। तो किसके अकॉर्डिंग डिवाइड करेंगे इसको, मीडियम के अकॉर्डिंग डिवाइड करेंगे। किसके अकॉर्डिंग, मीडियम के अकॉर्डिंग डिवाइड करेंगे। अगर हम एनर्जी के हिसाब से वेव को कैटेगराइज करना चाहते हैं तो एनर्जी प्रोपेगेशन के हिसाब से भी 2 कैटेगरी में डिवाइड कर देंगे। एक तो होती है प्रोग्रेसिव वेव, एक कौन सी होती है, नॉन प्रोग्रेसिव वेव। कौन सी होती है, प्रोग्रेसिव वेव होती है एनर्जी ट्रांसफर, एनर्जी प्रोपेगेशन के हिसाब से। ठीक है, तो इनके बारे में भी बात करेंगे। मैटर वेव क्या होती है इनको भी देखेंगे, केमिस्ट्री में सबने देखा होगा, डी ब्रोगली वेवलेंथ में मैटर वेव भी होती थी सारी। ठीक है, और इसके बाद देखेंगे ऑडिबल साउंड वेव। ऑडिबल वेव या फिर साउंड वेव एक ही चीज़ है, ये कौन सी होती है, इंफ्रासोनिक वेव कौन सी होती है, अल्ट्रासोनिक वेव कौन सी होती है, शॉक वेव्स कौन सी होती है, और मैक नंबर क्या होता है। मैक नंबर का क्वेश्चन बनता है तुम्हारा एरोप्लेन से लेके, जब एरोप्लेन अपना उड़ता है तो उसके साथ में शॉक वेव्स चलती हैं। ठीक है, शॉक वेव्स चलती हैं, तो वो शॉक वेव कितनी डेंजरस हो सकती है, कितनी डेंजरस नहीं हो सकती है, कौन बताता है अपने को, मैक नंबर बताएगा। ठीक है, तो ये टॉपिक डिस्कस करेंगे। इसके बाद और भी टॉपिक के क्वेश्चंस के उनको भी डिस्कस करेंगे। पहले ये बेसिक्स है, अपने पास क्या है, बेसिक्स है, जहाँ से अपने क्वेश्चन बनते हैं थ्योरी के। कैसे क्वेश्चन बनेंगे, थ्योरी के क्वेश्चन बनेंगे। ठीक है, पिछली बार मैंने एसएचएम डिस्कस किया था, पिछली क्लास में क्या किया था, एसएचएम डिस्कस किया था। तो एसएचएम का एक क्वेश्चन मैंने आपके एग्जाम में देखा हुआ है, जो पेपर में आया हुआ है। वो क्वेश्चन क्या है, अगर ये अर्थ है, क्या है, अर्थ मान लेते हैं, और अर्थ के अंदर से हम एक होल कर देते हैं। क्या करें, ये मेरे पास अर्थ हो गई, अर्थ के अंदर से मैंने एक छेद किया, एक एंड से छेद किया और दूसरे एंड तक पार निकाल दिया। अब वो छेद कैसे भी हो सकता है, होल डायमीटर के अकॉर्डिंग भी हो सकता है,
बिल्कुल सेंटर से ले जाऊं, या फिर ये कॉर्ड है पृथ्वी की, ऐसे भी कर सकता हूं, कैसे भी होल करूंगा। अगर उस होल के अंदर मैं किसी वस्तु को डाल देता हूं, क्या कर देता हूं, होल के अंदर किसी वस्तु को डाल देता हूं, तो वस्तु कभी ऐसा नहीं होगा कि पृथ्वी के अंदर मैंने होल कर दिया, ऊपर से होल किया, नीचे पार हो गया, ऊपर से मैंने इसको डाल दिया, इस मार्कर को डाल दिया, तो बार मार्कर दूसरे एंड पर पार चली जाएगी, ऐसा कभी भी नहीं होगा। क्या होगा, एक एंड से वस्तु जाएगी ऐसे, सेंटर जी है, जी उसको अपनी तरफ खींचेगा ऐसे करके, जी तक जैसे ही जाएगी, फिर जी से दूर जाएगी, जी से दूर जाएगी, फिर सेंटर अपनी तरफ खींच लेगा उसको। तो क्या करती रहती है, वो ऑब्जेक्ट ऐसे करके मूव करते रहेगा, उस होल के अंदर क्या करता रहेगा, SHM करता रहेगा। तो जो पृथ्वी के अंदर मैं कोई बॉल डालूंगा वो SHM करेगा, उस SHM का टाइम पीरियड क्या होगा, मेरे को टाइम पीरियड कैलकुलेट करना है। तो या तो मैं यहाँ से होल करूँ या यहाँ से होल करूँ, या फिर मैं और ले लेता हूँ कोई होल, मान लेता हूँ मैं यहाँ से ना करके एक होल को यहाँ से कर देता, कहाँ से भी करूँ, ठीक है, वो डिपेंड करता है कौन सी सिचुएशन हमने को गिवन है। तो मैंने किसी ऑब्जेक्ट को इस होल के अंदर डाल दिया, क्या कर दिया, किसी भी ऑब्जेक्ट को मैंने इस होल के अंदर डाल दिया, तो टाइम पीरियड ऑफ SHM क्या होगा, SHM का टाइम पीरियड क्या होगा, टाइम पीरियड मेरे को कैलकुलेट करना है। तो SHM का टाइम पीरियड निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, फॉर्मूला होता है, अपने पास पढ़ा था मैंने पिछली बार जी, टाइम पीरियड क्या होता है, 2πL/g होता है। क्या होता है टाइम पीरियड, 2πL/g के बराबर होता है। L क्या होती है अपने पास, सेंटर से डिस्टेंस, जिसके अकॉर्डिंग बॉडी मूव करे। तो ये सेंटर हो गया, तो सेंटर से बॉडी किसके अकॉर्डिंग, अगर यहाँ कर की दूरी बात करेंगे तो ये भी रेडियस के बराबर आएगी, यहाँ पर बॉल आगे मान लेते हैं तो ये भी किसके बराबर आएगी, रेडियस के, क्योंकि ये क्या अपने पास सेंटर है। तो जो अपने पास लेंथ लेंगे, लेंथ हमेशा किसके बराबर रहेगी, रेडियस ऑफ अर्थ के बराबर रहेगी। तो L इज इक्विवेलेंट टू रेडियस ऑफ अर्थ, जी की वैल्यू एज इट इज रखेंगे पृथ्वी के केस में। रेडियस ऑफ अर्थ अपने को पता है 6400 किलोमीटर होती है, इसको मीटर में कन्वर्ट करके यहाँ पर पुट कर देंगे, जी की वैल्यू 9.8 इंटू में 9.81 मीटर पर सेकंड होती है, कितनी, 9.81। रेडियस ऑफ अर्थ को मीटर में लिखना चाहेंगे तो 6.4 इंटू में 10⁶ मीटर हो जाएगी। ये वैल्यू अपने को रखनी पड़ेगी मीटर में, कहाँ पर, यहाँ पर। जी की वैल्यू यहाँ से उठा के रख देंगे, पाई की वैल्यू 3.4 सबको पता ही होती है। जब इसको सॉल्व करते हैं तो टाइम पीरियड आएगा अपने पास कितना, 84.6 मिनट। कितना टाइम आएगा, 84.6 मिनट। अगर मैं पृथ्वी के अंदर कोई भी होल कर देता हूँ और उस होल के अंदर किसी वस्तु को डाल देता हूँ, क्या कर देता हूँ, पृथ्वी के अंदर कोई भी होल कर देता हूँ, उस होल के अंदर किसी वस्तु को डाल देता हूँ, तो वस्तु SHM करेगी। देन टाइम पीरियड ऑफ द SHM, टाइम पीरियड मीन टू कंप्लीट 1 साइकिल। वस्तु को यहाँ से डाला, यहाँ तक ऑब्जेक्ट जाएगी, फिर दोबारा यहाँ तक आ जाएगी। दिस इज द टाइम पीरियड ऑफ 1 साइकिल। इट विल बी 84.6 मिनट। किसके बराबर रहेगा, 84.6 मिनट के बराबर रहेगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन मैंने आपका एग्जाम में देखा तो मेरे को लगा आपको सॉल्व करा देना चाहिए, क्योंकि कोई फिक्स नहीं है कौन सा क्वेश्चन अपने को, कुछ लास्ट ईयर के क्वेश्चंस बार बार एग्जाम में रिपीट होते हैं, तो हो सकता है ये क्वेश्चन भी रिपीट हो जाएगा। तो आई थिंक सबको क्लियर होगा टाइम पीरियड ये होता है। चलिए अब अपने टॉपिक के ऊपर चलते हैं, अपना टॉपिक क्या कहता है। मैंने वेव के बारे में आपको बताया, किसके बारे में, वेव के बारे में। वेव 3 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, एक तो ट्रांसवर्स वेव होती है, एक कौन सी होती है, लॉन्गिट्यूडनल होती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है। मैं तीनों वेव का डायग्राम बनाऊंगा यहाँ पर, ठीक है। फर्स्ट वेव बना देता हूँ मैं, ट्रांसवर्स वेव। ट्रांसवर्स वेव कैसे मूव करेगी, हमेशा ये अपने पास फिक्स पॉइंट है, यहाँ से ओरिजिन होगी, तो कैसे मूव करेगी ट्रांसवर्स वेव, हमेशा ऐसे करके मूव करेगी, ठीक है। सेकंड कौन सी अपने पास, लॉन्गिट्यूडनल वेव है। कौन सी है, लॉन्गिट्यूडनल वेव। तो लॉन्गिट्यूडनल वेव का मैं डायग्राम बनाता हूँ यहाँ पर, कैसे मूव करेगी। मेथड देखेंगे, मोड ऑफ प्रोपेगेशन। क्या देखेंगे, मोड ऑफ प्रोपेगेशन। वेव कितने मोड में प्रोपेगेट करती है, वो मोड ऑफ प्रोपेगेशन अपने को देखना। ये पार्टिकल्स हैं मीडियम के, किसके पार्टिकल्स हैं, जो मैं यहाँ पर ड्रॉ कर रहा हूँ ये मीडियम के पार्टिकल है, जो यहाँ पर मैंने ड्रॉप किए क्या है, मीडियम के पार्टिकल हैं। तो आपको यहाँ पर दिख रहा होगा कुछ पार्टिकल तो पास पास हैं और कुछ पार्टिकल कहाँ हैं, दूर दूर हैं। जो पास पास पार्टिकल हैं इसको वेव का कॉन्ट्रैक्शन पार्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वेव का कॉन्ट्रैक्शन पार्ट बोलेंगे। जहाँ पर दूर दूर थे रियर फ्रैक्शन, कॉन्ट्रैक्शन रियर फ्रैक्शन। कॉन्ट्रैक्शन मीन्स पार्टिकल पास पास आएंगे, कॉन्टैक्ट होंगे, रियर फ्रैक्शन मीन्स दूर दूर जाएंगे, ऐसे करके होगा इसके अंदर। तीसरी वेव की मैं बात करता हूँ, तीसरी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तीनों में आपको, तीनों का डायग्राम एक साथ क्यों बना रहा हूँ, तीनों में आपको डिफ्रेंशिएट करना है, अंतर देखना है क्या होगा। मैं आपको बताऊंगा अभी क्या अंतर होगा।
तो देखिए एक वेव तो अपने पास ऐसे करके मूव करेगी, एक कंपोनेंट, ठीक है। फर्स्ट कंपोनेंट ये हो गया अपने पास। सेकंड कंपोनेंट की बात करूंगा, सेकंड कंपोनेंट आता है ऐसे करके, ऐसे करके, ठीक है। तो ये देखिए एक कंपोनेंट तो ये हो गया, एक कंपोनेंट। द एंगल बिटवीन बोथ कंपोनेंट इज 90 डिग्री। एंगल क्या हो गया, दोनों के बीच में 90। अगर डायग्राम की बात करता है तो तीनों वेव का डायग्राम ऐसे बनेगा, ठीक है। दिस इज द ट्रांसवर्स वेव, नाम लिख देता हूँ मैं, आपको कन्फ्यूजन नहीं होगा। ये कौन सी वेव है, ट्रांसवर्स वेव है। ट्रांसवर्स वेव का डायग्राम हो गया। ये लॉन्गिट्यूडनल, और ये हो जाएगी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, ठीक है। तीन वेव हो गई अपने पास, तीनों में कोई कन्फ्यूजन नहीं। अब देखिए मैं ट्रांसवर्स वेव की बात करूंगा। ट्रांसवर्स वेव में पार्टिकल क्या करता है, मीन पोजीशन से चलता है। कहाँ से चलता है, मीन, ये मीन पोजीशन होगी, इसको बोलते हैं हम स्टार्टिंग पॉइंट, मीन पोजीशन। इनके टर्म्स के बारे में अभी हम इससे आगे ही पढ़ेंगे, टर्म्स क्या क्या होते हैं, जैसे फ्रीक्वेंसी क्या होती है, वेवलेंथ क्या होती है, एम्पलीट्यूड क्या होता है, इंटेंसिटी क्या होती है, टाइम पीरियड क्या होता है, टाइम इंटरवल क्या होता है। ये सारे इसको एक्सप्लेन करने के, वेव को डिफाइन करने के टर्म्स हैं, वो इसके बाद डिस्कस करेंगे। पहले तीनों वेव में अंतर देखेंगे, ट्रांसवर्स वेव, लॉन्गिट्यूडनल वेव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। देखिए अपने पास मीन पोजीशन है, पार्टिकल यहाँ से चलेगा तो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट यहाँ पर आ गया, ठीक है। इसको इसका एम्पलीट्यूड बोलेंगे। इसके बाद में पार्टिकल यहाँ पर आएगा, ठीक है, फिर यहाँ पर आ जाएगा। दिस इज द एम्पलीट्यूड, मिनिमम डिस्प्लेसमेंट पार्टिकल का, फिर यहाँ पर आएगा। एक साइकिल कंप्लीट हो गई, क्या हो गई, एक साइकिल कंप्लीट। फिर अपने मोशन को रिपीट करेगा सेम ऐसे ही करके, तो ये दूसरी साइकिल कंप्लीट हो गई इसकी, क्या करेगी, दूसरी साइकिल। तो एक साइकिल यहाँ तक थी, दूसरी साइकिल यहाँ पर, तीसरी साइकिल ऐसे करके मूव करेगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो रहा होगा, वेव जा तो आगे रही है, वेव कहाँ पर प्रोपेगेट कर रही है, वेव आगे मूव कर रही है, वेव की स्पीड आगे है, लेकिन पार्टिकल मीन पोजीशन के ऊपर और नीचे जा रहा है। तो पार्टिकल ऊपर और नीचे, तो इस वेव की क्वालिटी क्या है, वेव की स्पीड तो नीचे रहेगी, एंड द पार्टिकल विल मूव परपेंडिकुलर टू द वेव। पार्टिकल जो ऐसे करके वाइब्रेट करेगा, पार्टिकल का जो डिस्प्लेसमेंट रहेगा, दिस विल बी परपेंडिकुलर टू द प्रोपेगेशन ऑफ द वेव। अगर वेव फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगी, देन पार्टिकल विल परपेंडिकुलर इन वर्टिकल डायरेक्शन। वेव वर्टिकल डायरेक्शन मूव करेगी, पार्टिकल विल मूव इन हॉरिजेंटल डायरेक्शन। तो वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल या फिर डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल और वेव की वेलोसिटी में कितना एंगल होता है, 90 डिग्री का होता है। अंतर समझ में आ गया। ट्रांसवर्स वेव इज द वेव। वेव क्या होता है, वेव इज द डिस्टर्बेंस इन द मीडियम। क्या होता है, डिस्टर्बेंस इन द मीडियम। अब वेव आगे जाएगी तो डिस्टर्बेंस परपेंडिकुलर भी हो सकता है, आगे जाएगी तो डिस्टर्बेंस ऐसे भी हो सकता है, या फिर अपने को विदाउट मीडियम के भी कुछ वेव चलती हैं, देखेंगे। तो यहाँ पर एक चीज अपने को समझ में आ गई ट्रांसवर्स में, द पार्टिकल विल वाइब्रेट परपेंडिकुलर टू द वेलोसिटी ऑफ द वेव। यहाँ बात करते हैं, यहाँ पर जो वेव है अपनी, वेव जाएगी ऐसे, लेकिन जो पार्टिकल है, मैंने यहाँ पर कुछ भी डिस्टर्बेंस प्रोड्यूस किया। जैसे मैं साउंड वेव मैंने बताई, साउंड वेव कैसी होती है, लॉन्गिट्यूडनल वेव होती है। साउंड में बोल रहा हूँ अभी, दिस इज द लॉन्गिट्यूडनल वेव। तो मैंने यहाँ पर मीडियम है, यहाँ पर क्या है, मीडियम है। तो मैंने बोला होगा तो यहाँ पर बहुत सारे पार्टिकल्स हैं, इन पार्टिकल्स को मैंने डिस्टर्ब किया। बोला तो मैंने एक एनर्जी ट्रांसमिट की, क्या की, मैंने बोला तो एक एनर्जी ट्रांसमिट की, यहाँ पर बहुत सारे पार्टिकल्स को डिस्टर्ब किया। मैंने एनर्जी इन पार्टिकल्स को दी, ये अगले पार्टिकल को देंगे, ये अगले पार्टिकल को देंगे, वो अगले पार्टिकल, आवाज़ कहाँ तक पहुँचेगी, आप तक पहुँचेगी। दिस इज द मोड ऑफ प्रोपेगेशन। क्या है, मोड ऑफ प्रोपेगेशन। मैंने यहाँ से साउंड एनर्जी प्रोड्यूस की, ये थी, इसने एनर्जी दी इस अगले पार्टिकल को, तो कॉन्टैक्ट हुआ। तो फिर ये एक्सपेंशन में एनर्जी ट्रांसमिट करता है, फिर इसने दी अगले पार्टिकल को, ठीक है। तो जो कॉन्ट्रैक्शन रियरफैक्शन है, दिस इज द प्रोपेगेशन मोड। कैसा है, प्रोपेगेशन मोड है वेव को चलने का। बस अंतर याद रखना है, कॉन्ट्रैक्शन में डेंसिटी ज़्यादा होती है मीडियम की, रियरफैक्शन में डेंसिटी क्या होती है, कम होती है। इन द कॉन्ट्रैक्शन देयर इज द लेस डेंसिटी ऑफ द मीडियम, एंड इन द रियरफैक्शन देयर इज द मोर डेंसिटी ऑफ द मीडियम। तो वेव यहाँ से ऐसे करके एनर्जी दी इसने, ऐसे करके दी इसने, तो वेव कहाँ पर मूव कर जाएगी, आगे मूव कर जाएगी। तो क्या रहा होगा, जिधर वेव मूव कर रही है, वेव की वेलोसिटी इन द सेम डायरेक्शंस, उसी डायरेक्शन में क्या कर रहा है, सेम डायरेक्शन में देयर विल बी द डिस्प्लेसमेंट और द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल। डिस्प्लेसमेंट और द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल, पार्टिकल की वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट कहाँ पर रहेगा, सेम डायरेक्शन में। तो यहाँ से क्या चीज़ समझ में आ गई,
जो पार्टिकल वाइब्रेट करेगा मीडियम का, दिस वाइब्रेशन विल बी इन द सेम डायरेक्शन ऑफ द प्रोपेगेशन ऑफ द वेव। वेव के प्रोपेगेशन में वहाँ पर कहाँ था, परपेंडिकुलर था, यहाँ पर था सेम डायरेक्शन में। तो ट्रांसवर्स वेव में पार्टिकल वेव के प्रोपेगेशन के परपेंडिकुलर वाइब्रेट करता है, और लॉन्गिट्यूडनल वेव में वेव जिधर जाएगी उसके सेम डायरेक्शन में क्या करेगा, पार्टिकल मूव करेगा। अब इसकी बात करते हैं, इन दोनों के अंदर मीडियम की रिक्वायरमेंट होती है। हमने इसको देखा ट्रांसवर्स वेव में, ये विदाउट मीडियम के पॉसिबल नहीं है, तो मीडियम की ज़रूरत यहाँ पर भी होगी अपने को, मीडियम की ज़रूरत यहाँ पर भी होगी, ठीक है। दोनों केस में अपने को मीडियम की ज़रूरत होती है, बिना माध्यम के वेव प्रोपेगेट नहीं करेगी। यहाँ पर देखो नाम देखो, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। क्या कह रहा है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। इलेक्ट्रो का मतलब क्या होता है, एक तो होता है अपने पास इलेक्ट्रिक वेक्टर, और इसका मतलब क्या होता है, एक होता है अपने पास मैग्नेटिक वेक्टर। दो वेक्टर होते हैं, एक तो अपने पास होता है इलेक्ट्रिक वेक्टर और एक कौन सा होता है, मैग्नेटिक वेक्टर होता है। दो वेक्टर अपने पास होते हैं। तो क्या हो रहा होता है, इलेक्ट्रिक वेक्टर क्या करता है, आगे ले जाने का काम करता है। आगे ले जाने का मतलब, जो मैंने रेड से, ये जो खूनी कलर से रिप्रेजेंट कर रखा है, कैसे रिप्रेजेंट कर रखा है, ये जो खूनी कलर से मैंने रिप्रेजेंट कर, दिस इज द इलेक्ट्रिक वेक्टर, और जो मैंने ब्लू कलर से रिप्रेजेंट कर रखा है, दिस इज द मैग्नेटिक वेक्टर। ये कैसा है, मैग्नेटिक वेक्टर है। तो मैग्नेटिक वेक्टर क्या काम करता है, मैग्नेटिक वेक्टर विल वाइब्रेट द पार्टिकल। मैग्नेटिक वेक्टर ऐसे ऊपर नीचे पार्टिकल को वाइब्रेट कराने का काम करेगा, एंड द इलेक्ट्रिक वेक्टर विल प्रोपेगेट द वेव। इलेक्ट्रिक वेक्टर वेव को आगे ले जाने का काम करेगा, मैग्नेटिक वेक्टर परपेंडिकुलरली वाइब्रेट कराने का काम करेगा। देयर विल बी द 90 डिग्री एंगल बिटवीन द इलेक्ट्रिक वेक्टर एंड मैग्नेटिक वेक्टर। दोनों वेक्टर एक दूसरे के साथ में 90 डिग्री पर रहेंगे। कहाँ पर रहेंगे, 90 डिग्री पर, ठीक है। तो देखो आगे ले जाने का काम इलेक्ट्रिक वेक्टर ने कर दिया, वाइब्रेट कराने का काम मैग्नेटिक वेक्टर ने कर दिया, तो मीडियम की तो अपने को जरूरत ही नहीं रही। दिस इज द ओनली वेव इन विच देयर इज नो मीडियम रिक्वायर्ड फॉर द प्रोपेगेशन ऑफ द वेव। यहाँ पर प्रोपेगेशन ऑफ वेव के लिए अपने को किसी भी माध्यम की जरूरत नहीं होती है, किसी भी मीडियम की जरूरत नहीं होती है। इसमें कोई डाउट हो किसी को, कोई डाउट नहीं। तो मैंने आपको तीन प्रोसेस बताई। तीन प्रोसेस कौन सी बताई, फर्स्ट है ट्रांसवर्स वेव। ट्रांसवर्स वेव में पार्टिकल परपेंडिकुलरली वाइब्रेट करेगा, इसमें सेम डायरेक्शन में, इसमें इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक वेक्टर होते हैं। यहाँ पर मीडियम की जरूरत होती है, यहाँ पर मीडियम की जरूरत नहीं होती है, यहाँ पर भी मीडियम की जरूरत होती है, यहाँ पर मीडियम की जरूरत नहीं होती है। तो मैंने एक चीज़ कंक्लूड की, इन ट्रांसवर्स एंड लॉन्गिट्यूडनल वेव इन बोथ प्रोसेस देयर रिक्वायर्ड मीडियम फॉर द प्रोपेगेशन। मीडियम की जरूरत होती है और यहाँ पर मीडियम की जरूरत नहीं होती है, यहाँ पर मीडियम की जरूरत अपने को नहीं होती। तो तीन कैटेगरी समझ में आ गई अपने को वेव की। अब हम ऐसे ही डिसाइड करते हैं, एक एक एग्जाम्पल अगर मैं लिखना चाहूँगा तो मैं वाटर वेव यहाँ पर लिख देता हूँ। क्या लिख देता हूँ, वाटर वेव। आपने कभी देखा होगा पानी की वेव, क्या है, शांत पानी है, शांत पानी में आपने एक कंकर मार दिया, गाना सुना होगा ना आपने, ठहरे हुए पानी में कंकर न मार बाबरी, सुना होगा सबने। मेरा फेवरेट सॉन्ग है बाय द वे, ठहरे हुए पानी में कंकर न मार सांवरी, दिल में हलचल सी मच जाएगी, ठीक है। तो आपने कभी कंकर मार के देखा है पानी के अंदर, हलचल मचती है पानी के अंदर। तो जो आप पानी के अंदर कंकर मारते हैं तो क्या हो जाएगा, पानी क्या करेगा, एक वेव की फॉर्म में चलेगा। वेव की फॉर्म में कैसे, ऐसे करके आपने चलता देखा हो। दिस इज द ट्रांसवर्स वेव। क्या है, ट्रांसवर्स वेव है। तो ट्रांसवर्स वेव का एग्जांपल ये हो गया, इसका मैंने आपको बताया था। लॉन्गिट्यूडनल वेव का एक एग्जांपल लिख लो, साउंड वेव। क्या है ये, साउंड वेव। तो ये एयरफोर्स में आया भी हुआ है आपके पेपर में कि साउंड वेव किस टाइप की वेव होती है, लॉन्गिट्यूडनल वेव होती है। इसका लिख लो आप, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का सबसे अच्छा एग्जाम्पल है लाइट वेव। विदाउट मीडियम क्या आती है भाई, सन है, सूरज तो कितनी दूर निकलता है, वहाँ पर तो माध्यम है नहीं, वहाँ से भी सनलाइट यहाँ तक आती है, मतलब विदाउट मीडियम के चल के आती है। यहाँ पर मीडियम को उसको थोड़ी सी दूरी मिलता है बस, तो विदाउट मीडियम के चल के आती है। तो विदाउट मीडियम के चलेगी तो लाइट वेव, ये वाटर वेव, ये कौन सी होगी, साउंड वेव, ये कौन सी होगी, लाइट वेव होगी, ठीक है। वाटर वेव लाइक ट्रांसवर्स वेव मूव करती है। तो ट्रांसवर्स वेव, लॉन्गिट्यूडनल वेव, इलेक्ट्रोमैग्नेट। किसी को कोई इसमें डाउट हो तो बताओ, ठीक है। मैं इसको क्यों जोर दे के बता रहा हूँ बार बार, क्योंकि इसका एग्जाम्पल बनता है। आपको सिर्फ ये देखना पड़ेगा पार्टिकल सेम डायरेक्शन में मूव कर रहा है, परपेंडिकुलरली मूव कर रहा है, या फिर वेव विदाउट मीडियम के चल रही है। विदाउट मीडियम के चल रही है तो ये सेम डायरेक्शन मूव कर रहा है, तो ये परपेंडिकुलर मूव कर रहा है, तो ये वाला हो गया अपने पास, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग
अब वेव को, ये तो थे अपने पास तीन बेसिक नेचर, अब वेव को कैटेगराइज करते हैं हम लोग माध्यम के हिसाब से। अब मीडियम की इन दो वेव की बात करेंगे, इसकी बात नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ तो माध्यम की जरूरत नहीं, मीडियम की जरूरत नहीं है, हम लोग इन दो वेव की बात करेंगे, ट्रांसवर्स और लॉन्गिट्यूडिनल वेव। तो ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, कैसा है, थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। तो थ्योरेटिकल क्वेश्चन देख लेते हैं क्या कहता है। मैकेनिकल वेव और नॉन मैकेनिकल वेव, मैंने कहा था मैकेनिकल वेव आर द वेव विच रिक्वायर्ड मीडियम फॉर द प्रोपेगेशन, ऐसी वेव जिनको आगे चलने के लिए माध्यम की जरूरत होती है, मीडियम की जरूरत होती है, उनको मैकेनिकल वेव बोलते हैं। इसके लिए नो मीडियम रिक्वायर्ड, इनके लिए कोई मीडियम की जरूरत नहीं होती है। तो आपको दो तीन एग्जाम्पल दे देगा, फिर पूछ लेगा विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मैकेनिकल वेव, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द नॉन मैकेनिकल वेव। तो ये दोनों वेव जो होती है मैकेनिकल होती है नॉन मैकेनिकल होती है। मैं आपको सारी कैटेगरी बताऊंगा नंबर वाइज नंबर, ठीक है, बारी बारी से डिस्कस करेंगे। तो आपको सिर्फ ये समझना है, वेव देखो, अगर प्रोपेगेशन माध्यम की जरूरत है, मीडियम की जरूरत है तो मैकेनिकल वेव, प्रोपेगेशन में मीडियम की जरूरत नहीं है तो नॉन मैकेनिकल वेव। एनर्जी के हिसाब से वेव को दो कैटेगरी में डिवाइड कर दें, किसके बेसिस पर, एनर्जी के बेसिस पर दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, प्रोग्रेसिव वेव, नॉन प्रोग्रेसिव। प्रोग्रेसिव वेव आर द वेव विच प्रोपेगेट या फिर ट्रांसमिट एनर्जी फ्रॉम वन प्लेस टू अदर प्लेस, ऐसी वेव जो एक स्थान से दूसरे स्थान तक एनर्जी लेकर के जाती है, एनर्जी को ट्रांसमिट करने का काम करती है, दीज वेव आर द प्रोग्रेसिव। एंड दीज वेव नो ट्रांसमिट एनर्जी, नो एनर्जी ट्रांसमिशन, नो एनर्जी ट्रांसमिशन, ऐसी वेव जो एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने में किसी भी एनर्जी का ट्रांसमिशन नहीं करती हैं। हम आगे चल के पढ़ेंगे स्टेशनरी वेव, एयरफोर्स में आया हुआ क्वेश्चन है, डिफेंस में भी आया हुआ क्वेश्चन है कि स्टेशनरी वेव एक स्थान से दूसरे स्थान तक एनर्जी ट्रांसमिट करती है कि नहीं करती है। तो स्टेशनरी वेव रेस्ट की स्टेट में होती है, देयर इज नो एनर्जी ट्रांसमिशन इन द स्टेशनरी वेव प्रोपेगेशन। तो स्टेशनरी वेव किसका एग्जाम्पल होती है, नॉन प्रोग्रेसिव वेव का होती है, किसका होती है, नॉन प्रोग्रेसिव वेव का एग्जाम्पल होती है स्टेशनरी वेव्स, ठीक है। तो ऐसी वेव जो प्रोपेगेशन में एनर्जी ट्रांसमिट करती हैं आर द प्रोग्रेसिव वेव, एंड द वेव विच डज नॉट ट्रांसमिट द एनर्जी इन द प्रोपेगेशन आर द नॉन प्रोग्रेसिव वेव। कैसी होती है, नॉन। तो ये चार टाइप हो गए अपने पास, अंतर समझ लोगे। माध्यम की जरूरत है तो मीडियम वो मैकेनिकल, माध्यम की जरूरत नहीं है तो नॉन मैकेनिकल, एनर्जी ट्रांसमिट कर रही है तो प्रोग्रेसिव वेव है, एनर्जी ट्रांसमिट नहीं कर रही है तो कौन सी वेव होगी, नॉन प्रोग्रेसिव वेव हो जाएगी, ठीक है। मैटर वेव, मैटर वेव आर द वेव लिंकिंग टू द मूविंग बॉडी। इन सबको मैं सिर्फ पहचानना बता रहा हूँ, अभी आपको डिसाइड, वो हम लोग डिसाइड कैसे करेंगे कौन सी वेव किस टाइप की है, डिस्कस तो हम आगे करेंगे चैप्टर में। तो मैटर वेव कौन सी होती है, द वेव विच आर लिंक्ड विद द मूविंग बॉडी, ऐसी वेव जो मूविंग बॉडी के साथ में लिंक होती हैं। ये अगर बोर्ड कोई रेस्ट में, तो रेस्ट में कोई बॉडी है उसके साथ में अटैच नहीं होती हैं, जैसे डी ब्रोगली वेवलेंथ। एग्जाम्पल मैं इसको बता देता हूँ, इसका एग्जाम्पल क्या था, डी ब्रोगली वेवलेंथ, डी ब्रोगली वेवलेंथ या फिर वेव, ऐसी वेव जो मूविंग बॉडी के साथ में अटैच होती हैं। अब हर बॉडी के साथ में कोई ना कोई वो वेव अटैच होती है, जैसे मैं हूँ, अब मैं चलने लग जाऊँगा तो मेरे साथ भी एक वेव अटैच रहेगी। इस दुनिया में कोई भी ऑब्जेक्ट अगर मूव कर रहा है, एवरी ऑब्जेक्ट के साथ में कोई ना कोई वेव अटैच है। तो दैट अगर मूविंग बॉडी के साथ में वेव अटैच है तो सारी वेव को हम लोग मैटर वेव बोलेंगे, ठीक है। क्या बोलेंगे, मैटर वेव बोलेंगे, ठीक है। इसका एग्जाम्पल मैंने बताया था स्टेशनरी वेव, ऑडिबल और साउंड वेव, ऑडिबल और साउंड वेव, इनको थोड़ा देखने की जरूरत है। तो ये 5 वेव हैं जो आपको समझ में आ गई होंगी, कौन कौन सी है। ऑडिबल और साउंड वेव की बात करते हैं। इसके लिए मैं आपको एक रिप्रेजेंटेशन बताना चाहूँगा, यहाँ पर रिप्रेजेंटेशन होगा एक अपना, ठीक है। वो रिप्रेजेंटेशन कौन कौन सा होगा देखते हैं। देखिए यहाँ पर वेव होती है 20 किलो एच जेड हर्ट्ज, हर्ट्ज फ्रिक्वेंसी की यूनिट होती है, आगे पढ़ेंगे। यहाँ पर होती है 20 किलो एच जेड, यहाँ पर 20 हर्ट्ज लिख लेते हैं लोअर वैल्यू। कितनी वैल्यू है, लोअर वैल्यू है 20 हर्ट्ज, 20 हर्ट्ज 20 किलो हर्ट्ज। वेव जो 20 हर्ट्ज और 20 किलो हर्ट्ज के बीच में आती है इसको बोलते हैं ऑडिबल वेव। क्या बोलते हैं, ऑडिबल वेव या फिर साउंड वेव, जो इनको हम आसानी से सुन सकते हैं।
जिनको हम आसानी से सुन सकते हैं, इनको क्या बोलेंगे, ऑडिबल वेव। जो वेव 20 के नीचे आएंगे, इधर 20 हर्ट्ज के नीचे आएंगे, इसको बोलेंगे हम लोग इंफ्रासोनिक। क्या बोलेंगे, इंफ्रासोनिक वेव। और जो 20 किलो हर्ट्ज के ऊपर जाएंगी, इनको बोलेंगे अल्ट्रासोनिक वेव। क्या बोलेंगे, अल्ट्रासोनिक, अल्ट्रासोनिक वेव। तीनों समझ में आ गया अपने पास। 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज के बीच में ऑडिबल है, इनको हम आसानी से सुन सकते हैं। जो सुनाई देने वाली वेव है वो कौन सी है, ये है साउंड वेव या फिर ऑडिबल वेव। 20 किलो हर्ट्ज के नीचे वाली ये रहेंगी, 20 किलो हर्ट्ज के ऊपर वाली कौन सी रहेंगी, अल्ट्रासोनिक रहेंगी। तीनों में डिफरेंस समझ में आ गया आपको, ठीक है। तीनों में कोई डाउट हो तो बताओ, कोई डाउट नहीं है। अब बात आती है वेवलेंथ की। किसकी बात आती है, वेवलेंथ की। तो ये जो इंफ्रासोनिक वेव हैं, इनकी वेवलेंथ हमेशा ग्रेटर देन 6.6 मीटर होनी चाहिए, ग्रेटर देन 16.6 मीटर। इनकी वेवलेंथ, अल्ट्रासोनिक की वेवलेंथ हमेशा लेस देन 16.6 मीटर होती है। और हम कहते हैं वेव की स्पीड और वेवलेंथ और इसके बीच में रिलेशन क्या होता है, तो स्पीड जो होती है वो वेवलेंथ इनटू में फ्रीक्वेंसी के बराबर होती है। तो यहाँ से वेवलेंथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू में किसके हो गया, फ्रीक्वेंसी के। जिस किसी भी वेव की वेवलेंथ ज़्यादा होगी, इसकी फ्रीक्वेंसी लेस होगी। जिसकी वेवलेंथ कम होगी, इसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी, ज़्यादा होगी। ठीक है, इसमें कोई डाउट किसी को, कोई डाउट नहीं। तो तीनों समझ में आ गई। ऑडिबल वेव कौन सी होती है, 20 किलो हर्ट्ज से 20 हर्ट्ज के बीच की। और इंफ्रासोनिक वेव कौन सी होती है, 20 हर्ट्ज के नीचे की रहती है। ये फ्रीक्वेंसी रिप्रेजेंट कर रखी है हमने, क्या रिप्रेजेंट कर रखी है, फ्रीक्वेंसी। तो ऐसी वेव जिनकी फ्रीक्वेंसी 20 हर्ट्ज से नीचे तो इंफ्रासोनिक, ऐसी वेव जिनकी फ्रीक्वेंसी 20 हर्ट्ज से ज़्यादा है तो अल्ट्रासोनिक। इनकी जो वेवलेंथ 16.6 मीटर से ज़्यादा होती है, इनकी वेवलेंथ 16.6 मीटर से क्या होती है, कम होती है। अब आती है शॉक वेव और मैक नंबर। शॉक वेव कौन सी होती है, द वेव्स विच हैज़ द स्पीड ग्रेटर देन द साउंड। ऐसी वेव जिनकी स्पीड साउंड की स्पीड से ज़्यादा होती है, उनको शॉक वेव या फिर सुपरसोनिक वेव बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सुपरसोनिक। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, शॉक वेव की जो वेलोसिटी रहेगी विल बी ग्रेटर देन वेलोसिटी ऑफ साउंड। और वेलोसिटी ऑफ साउंड इन मीडियम क्या होती है, माध्यम में साउंड की वेलोसिटी कैलकुलेट करते हैं तो होती है 340 मीटर पर सेकंड, या फिर कई बुक में लिखा होता है 336 मीटर पर सेकंड। क्या लिखा होता है, 336 मीटर पर सेकंड लिखा होता है। इस स्पीड से ज़्यादा अगर स्पीड होती है तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, शॉक वेव बोलेंगे। क्या बोलेंगे, शॉक वेव बोलेंगे। कोई डाउट किसी को, कोई डाउट नहीं। अंतर समझ लीजिए सारी वेव में क्या होता है। ठीक है, देखिए वेव इतने कैटेगरी, हमको डिफरेंस समझ में नहीं आता है कौन सी वेव क्या होती है, हमको डिफरेंस कैसे करना है। अब देखिए एक मैक नंबर आता है अपने पास, नंबर एरोप्लेन की स्पीड से रिगार्डिंग टर्म में मैक नंबर, यहाँ पर लिख लेते हैं, छोटा सा कंसेप्ट है मैक नंबर। तो मैक नंबर होता क्या है, मैक नंबर होता है वेलोसिटी ऑफ सोर्स ओवर में वेलोसिटी ऑफ साउंड। क्या होता है, वेलोसिटी। जैसे एरोप्लेन मूव किया तो एरोप्लेन कितनी स्पीड से मूव कर रहा है, एरोप्लेन की स्पीड देखो, साउंड की स्पीड देखो, दोनों की स्पीड अपने को पता चलेगी। तो वेलोसिटी ऑफ सोर्स को यहाँ पर लिखो ऊपर, और वेलोसिटी ऑफ साउंड को यहाँ पर लिखो। क्या लिखो, वेलोसिटी ऑफ साउंड यहाँ पर लिखो। इसको बोलेंगे हम लोग मैक नंबर। इफ मैक नंबर इज ग्रेटर देन 1, अगर मैक नंबर की वैल्यू 1 से ज़्यादा होती है तो अपने पास वेव कौन सी बन जाती है, शॉक वेव बन जाती है। इसको एक और नाम देते हैं शॉक वेव को, सुपरसोनिक वेव। क्या बोलते हैं, सुपरसोनिक वेव बोलते हैं। इसके पास में हाईली एनर्जी एसोसिएटेड होती है और काफ़ी डेंजरस वेव ये होती है। क्या होती है, हाईली एनर्जी एसोसिएटेड होती है शॉक वेव के साथ में, और काफ़ी डेंजरस वेव ये होती है। तो किसी को डाउट किसी भी टॉपिक में, ट्रांसवर्स लॉन्गिट्यूडनल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव पहचान लेंगे, मैकेनिकल नॉन मैकेनिकल पहचान लेंगे, प्रोग्रेसिव नॉन प्रोग्रेसिव पहचान लेंगे, मैटर, ऑडिबल, इंफ्रासोनिक, अल्ट्रासोनिक, शॉक वेव और मैक नंबर। इनको डिफ्रेंशिएट करने में या फिर समझने में किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन बनता है थ्योरी का। कहाँ से बनता है, थ्योरी का। अभी इसके न्यूमेरिकल्स और मैथमेटिकल एक्सप्रेशन तो स्टार्ट होंगे, वो हम अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर सिर्फ इंट्रोड्यूसिंग वीडियो थी। ठीक है, मैक नंबर और ये रिलेशन याद रखें। चलो मिलते हैं अगली वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो डिस्कस करेंगे किसके, इनके मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस की डिस्कस करेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद सभी को। वी विल मीट ऑन सम ऑसम डे। पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए।